दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। अमीर लड़की से शादी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह सुबह विमल को पलंग पर न पाकर विनीता बुदबुदा उठी। सिर्फ काम ही काम, न अपने स्वास्थ्य की चिंता और न ही घर की। सुबह से ही अपने ऑफिस कम स्टडी रूम में जाकर बैठ गए हैं। इतने काम और ईमानदारी से क्या मिला? एकमात्र बेटी के हाथ पीले करना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। विनीता चाय बनाकर स्टडी रूम में ले गई। दरवाजा अंदर से बंद था। मन में खटका हुआ, विमल कभी तो दरवाजा बंद नहीं करते, आज बंद क्यों कर लिया? धड़कते दिल से दरवाजा खटखटाया। न खुलने पर अव्यक्त भय से त्रस्त जोर जोर से आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाने लगी। शोर सुनकर रिनी भी आ गई। क्या बात है मम्मा, दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? उसे दरवाजा खटखटाते देख रिनी ने उससे पूछा। पता नहीं बेटा, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ पर तेरे डैडी न तो दरवाजा खोल रहे हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, विनीता ने रुआ से स्वर में कहा। रिनी ने भी आवाज लगाई। कोई उत्तर न पाकर वह जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी, पर फिर भी दरवाजा खुलने न देखकर वह पड़ोसी रमाकांत के घर दौड़ी गई। उसकी परेशानी और बदहवास हालत देखकर वह तुरंत ही आ गए। उनके प्रयत्न से दरवाजा खुल गया। वे सब बदहवासी में अंदर घुसे तो देखा विमल टेबल पर सिर रखे बैठा है। आंखें बंद है तथा मुंह से झाग निकल रहा है। उसकी स्थिति देखकर रिनी डैडी डैडी कर उसे झाग झोलने लगी। विनीता टेबल पर रखे पानी के गिलास, नींद की गोलियों के खाली ट्रे पर देखकर अव्यक्त आशंका से कांपने लगी। कांपते हाथों से राइटिंग पैड उठाया। पहला नोट पुलिस के नाम था। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अतः व्यर्थ किसी को परेशान न किया जाए। दूसरा पत्र था रिनी के नाम पर। बेटा, मैं जिंदगी भर तुझे कोई सुख नहीं दे सका। इस भाग्यहीन पिता को हो सके तो क्षमा कर देना। तीसरा पत्र था विनीता के नाम। जीवन को रंगीन स्वप्न बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो एक नौकरी पेशा इंसान के मामूली वेतन में असंभव है। नाजायज तरीके से पैसा कमाना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। अब मेरे सबके द्वारा, मेरे पीएफ, ग्रेजुएटी एवं इंश्योरेंस के द्वारा तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। हो सके तो उन रुपयों से रिनी के हाथ पीले कर देना। अब तुम अपनी तरह से जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हो। मम्मा, तुम ही सदा डैडी से झगड़ा करती रहती थी। तुम्हारी आकांक्षाओं के असीमित आकाश के कारण आज मुझे अनाथ होना पड़ा। तुम ही मेरे डैडी की मृत्यु का कारण हो। कहते हुए रिनी चीख उठी। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, कहते हुए विनीता कटी पतंग की तरह वहीं पर गिर पड़ी। अंकुर स्वर में बुदबुदाते हुए बोली, तुमने यह क्या किया विमल? इतनी भयानक सजा क्यों दी मुझे? यह सच है कि मैंने सदा तुम्हारे आदर्शों की अवहेलना की, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने के कारण जब तक तुम्हें अपमानित भी किया, पर तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। भाभी, रिनी संभालो स्वयं को, विमल अभी जिंदा है, इससे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। रमाकांत ने विमल की नस देखते हुए कहा। क्या? दोनों ने एक साथ कहा। हाँ बेटी, रो मत, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रमाकांत ने विमल को गाड़ी में बिठाया तथा अपने ही
एक रिश्तेदार डॉक्टर के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो विमल के विरुद्ध आत्महत्या का केस पुलिस दर्ज कर सकती थी। रमाकांत विमल की मन स्थिति से परिचित थे। उनके परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध है। वह नहीं चाहते थे कि विमल के ओवर रिएक्शन से वह तथा उसके परिवार के लोग संकट में आए। लड़ाई झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि जीवन का अंत ही कर लिया जाए। विमल को आईसीयू यूनिट में भर्ती देखकर जहां रिनी को अपनी मां गलत लग रही थी, वहीं विनीता के दिल में हलचल मची हुई थी। वह कहाँ गलत थी? क्या उसकी चाहना गलत थी, या दो विभिन्न परिवेश से आए व्यक्तियों के सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? अनजाने ही वह अतीत के गलियारों में भटकने लगी। वह एक अमीर माता पिता की नकचड़ी बेटी थी। बचपन से दुख और अभाव से उसका सामना ही नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन करते करते कॉलेज के वार्षिक समारोह की तैयारी के समय उसका परिचय अपने से 2 वर्ष सीनियर विमल से हो गया। यह छोटा सा परिचय न जाने कब प्यार में बदल गया, पता ही न चला। विमल सामान्य परिवार से था। उसके पिता मिडिल स्कूल में टीचर थे, पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही उसका अपनी मेहनत के बल पर स्टेट सिविल सर्विसेज में चयन हो गया था। विमल की नौकरी लगते ही जब विनीता ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया तो पहले तो वे बिगड़े। विमल के साधारण बैकग्राउंड देखकर झिझके, पर विनीता की जीत तथा विमल के सुनहरे भविष्य को देखते हुए अंततः उन्होंने सहमति दे दी। विमल ने विवाह की तैयारी करते उसके पिताजी से विनम्र स्वर में कहा था कि वह विवाह के समय कोई उपहार ग्रहण नहीं करेगा। विनीता को भी वह मात्र 5 कपड़ों में ही ब्याह कर ले जाएगा। विमल के आग्रह को सुनकर उसके माता पिता को आश्चर्य हुआ था। वह भी थोड़ा परेशान तो हुई थी, पर प्यार का नशा उस पर ऐसा चढ़ा था कि उस समय वह विमल की हर बात मानती गई थी। विवाह के पश्चात जैसे जैसे प्यार का नशा उतरता गया, वैसे वैसे उसे विमल में कमियां नजर आती गई। जहां वह भौतिक वस्तुओं की शौकीन थी, वहीं विमल किताबी कीड़ा था। ऑफिस से आते ही वह जहां घूमने जाना चाहती थी, वहीं वह अपना कुछ समय किताबों के साथ बिताना चाहता था। धीरे धीरे अकेलेपन के एहसास के साथ उसे सुख सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी। उसे याद आया अपने विवाह के 10 महीने पश्चात आया उसका जन्मदिन का दिन। मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे विनी, प्यार भरे शब्दों में कहते हुए विमल ने कमरे में प्रवेश करते हुए उसे एक उपहार पकड़ाया। क्या लाए हो, दिखाओ ना, उसने खुशी से मचलते हुए पूछा। तुम स्वयं ही अनुमान लगाओ, मुझे क्या पता, तुम ही बताओ, कहते हुए विनीता बच्चों सी चहक उठी थी। तुम स्वयं ही खोलकर देख लो। तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी ओर से तुझे भेंट। तुम युग युग जियो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। उपहार उसके हाथ में देते हुए रोमांटिक प्रेमी की तरह उसने कहा, हटो, ऐसा भी कहीं कहते हैं। विनीता ने भी उसी गर्म जोशी के साथ उत्तर देते हुए विमल के मुख पर हाथ रख दिया था। उपहार, यही उपहार मिला है मुझे देने के लिए तुम्हें। विनी ने पैकेट में पुस्तक देकर मुंह बनाकर उत्तर दिया था। इस पुस्तक को पढ़कर देखो तो सही, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिक्शनरी ऑफ इंडिया है। यह क्यों नहीं कहते कि
इससे अधिक मेरे जन्मदिन पर खर्च करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। यह क्या कह रही हो बिन्नी? तड़प कर विमल ने कहा था। मैं ठीक ही कह रही हूँ। पड़ोसी मित्रा भी तो आपके ही स्तर के पदाधिकारी है, किंतु हमारे और उनके घर के स्तर में इतना अंतर क्यों है? क्या नहीं है उनके पास कलर टीवी, टू इन वन, वीसीआर इत्यादि? निभा मित्रा घर में भी 1000-2000 से काम की ड्रेस नहीं पहनती है, और आज जन्मदिन पर भी बस आप एक किताब उठा लाए। आक्रोशात्मक स्वर में बिन्नी ने उत्तर दिया था। बिन्नी, दूसरों के साथ कभी अपनी तुलना मत किया करो। वैसे भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरे पैदा हो जाती है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। फिर हम कितने से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। ऊपर देखने की उपेक्षा, अगर नीचे देखोगी तो ज़्यादा सुख और संतोष पाओगी। मुझे पुस्तकों से अच्छा और कोई उपहार नहीं लगता, क्योंकि पुस्तक हमारे मानसिक सौंदर्य का विकास करती है। अगर तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्रोध थूको और तैयार हो जाओ। अपनी मनपसंद ड्रेस या जो चाहे खरीद लेना। और हाँ, आज बाहर खाना खाकर ही आएंगे, शांत स्वर में विमल ने कहा। इतनी दरिया दिल अब रहने ही दो। कोरे उपदेशों के सहारे जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर हम ऊपर नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज केवल हम दोनों हैं। मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकती हूँ, किंतु कल जब हम 2 से 3 होंगे तब बच्चों की इच्छाओं का दमन होते मैं नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। कहती हुई वह दमदमाती हुई रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय नाश्ता लेकर आई तो कमरे में विमल को न पाकर समझ गई कि वह क्रोधित होकर कहीं चला गया है। वह प्रारंभ से ही आदर्शवादी एवं आत्मसम्मान की गरिमा से युक्त व्यक्तित्व वाला रहा है। यह गुण उसे अपने पिताजी, जो स्कूल में अध्यापक थे, से विरासत में मिला है। न चाहते हुए भी वह जब तक उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती है। विमल ने उसे स्वयं ही विवाह से पहले अपने विचारों से उसे अवगत करा दिया था। उसने भी तो सब देख समझ बुझाकर उसे अपनाया था। फिर यह गिला शिकवा क्यों? आत्मग्लानि से पीड़ित मन ही मन स्वयं को दोष दे रही थी कि बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। सामने मम्मा पापा को देख पल भर पहले का विषाद हर्ष में बदल गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, मम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। क्यों विमल नहीं आया अब तक? 7 बजने वाले हैं। पापा ने उसे अकेला देखकर घड़ी देखते हुए कहा। उन्हें तो सदैव काम की ही धुन सवार रहती है। अन्य बातों से उन्हें कोई मतलब ही कब रहा है। झूठ बोलते हुए भी विनीता के मन का आक्रोश जुबां पर आ ही गया। कोई काम आ गया होगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, विमल भी आता होगा। तुम्हारे लिए कुछ उपहार दिलवाकर आज बाहर ही कहीं खाना खाएंगे, पापा ने आदेशात्मक स्वर में कहा। बेटा, 8 बजने वाले हैं। विमल का इंतजार करते रहे तो थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाएगा। देर होता देख मम्मी ने चिंतित स्वर में कहा। पर मामा, इनके बिना
वह कहती भी तो कैसे कहती कि वह आ तो जल्दी गया था पर नाराज होकर चला गया है। ऐसा कर बेटा, ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे चल। उसे चुप देखकर थोड़ा रुक कर मम्मी ने पुनः कहा, लेकिन यह तो उचित नहीं होगा। वह बेचारा ऑफिस से थका हारा आएगा और घर में ताला लगा देकर परेशान हो जाएगा। पापा ने विरोध किया था तो क्या हम उसकी वजह से अपनी बेटी को अच्छी ट्रीट भी ना दे? आज तो उससे जल्दी आना ही चाहिए था। मम्मी ने डैडी की बात को काटते हुए कहा था। पता नहीं विमल से बदला लेने की भावना थी या मम्मी का विरोध न कर पाने की झिझक या एक अच्छी ट्रीट की चाह। उसने भी मम्मी की हाँ में हाँ मिला दी। उसकी स्वीकारोक्ति पाकर डैडी विरोध न कर सके तथा सिर्फ इतना बोले, चाबी के साथ एक नोट भी पड़ोस में दे दे कि हम गोल्डन ट्रीट रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। वह भी वहीं आ जाए। विमल रात्रि को जब लौटा तो ताला लगा देकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पड़ोसी मित्रा जी की लड़की पिंकी उसे चाबी देते हुए बोली, अंकल, आंटी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गई है तथा यह चिट्ठी आपको देने के लिए कही गई है। विमल ने ताला खोला। पत्र पढ़कर वह बौखला गया। गोल्डन ट्रीट रेस्टोरेंट में इंतजार करेंगे। जब घर में ही इंतजार नहीं कर सके तो बाहर क्या करेंगे? सब दिखावा है, ढोंग है। जिसके लिए पैसा ही आज सब कुछ है, वह किसी की मान मर्यादा की परवाह क्यों करेगा? मन ही मन वह बुदबुदाया। तिरस्कार और अवहेलना के कारण विमल को नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 11 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा विनीता अपनी मम्मी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी तथा उसके पापा गाड़ी से कोई सामान उतरवा रहे थे। बेटा, हमने बहुत देर तुम्हारा इंतजार किया। ऐसा क्या काम आ गया था कि तुम विनीता के जन्मदिन पर भी शीघ्र घर नहीं आ पाए? तुमने खाना खाया या नहीं? मम्मी ने अपनत्व दिखाते हुए उससे पूछा। क्षमा करना बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विनीता को लेकर चले गए, किंतु तुम्हारे न रहने से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सभी ने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। हमारी ओर से विनीता के जन्मदिन पर मामूली उपहार है। अच्छा, अब हम चलते हैं। काफ़ी रात हो गई है। अब तुम लोग भी आराम करो। उसे चुप देखकर डैडी ने कहा। उसके बाद वो दोनों चले गए। विनीता ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, लगता है तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। यह प्यार नहीं दिखावा है। अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। विमल ने अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए कहा। छोड़ो भी गुस्सा। यह देखो, मम्मी पापा ने कलर टीवी और भैया ने म्यूजिक सिस्टम उपहार में दिया है। बिन्नी ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिन्नी, तुम्हें उनसे इतने कीमती उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए। अब तुम्हारा विवाह हो गया है। वाह, क्यों नहीं लेने चाहिए? मैं उनकी पुत्री हूँ। उन्हें देने का अधिकार है और मुझे लेने का। विनीता ने सहजता से कहा। लेकिन बिन्नी, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। तुम दिलवा नहीं सकते अतः ईर्ष्या बस स्वीकार करने में झिझक महसूस कर रहे हो। अचानक फिर बिन्नी के मुंह से व्यंग बाण निकल ही गया। विनीता, विमल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गया। विनीता ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। 5 वर्ष बस ऐसे ही रोते मनाते बीत गए। समय की अबाध गति का कोई क्या रोक पाया है? वह तो नदी की अविरल धारा की तरह सदा चलता ही जाता है, निरंतर अनवरत, और इसी तरह सुख दुख, चुप छाँव, नोक झोंक के बीच जीवन चलता रहता है। इसी के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं आपसी संबंध।
इसी बीच हमारे प्रेम की डोर को मजबूत बनाने आ पहुंची हमारी प्यारी बिटिया रिनी। रिनी की मधुर मुस्कान, किलकारियों एवं बाल सुलभ हरकतों ने उनके जीवन में मिठास पैदा कर दी थी। आपसी कलह छोड़ अब वे उसकी किलकारियों में ही अपना सुख चैन ढूंढने लगे थे। जैसे जैसे वह बढ़ रही थी उसे उसके दाखिले की चिंता सताने लगी। हम अपनी रिनी को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएंगे। एक दिन विनीता ने विमल से कहा, क्यों, क्या यहाँ के स्कूल खराब है? मैं भी तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था। आपके पिताजी के पास पैसा नहीं होगा, पर हमारी एक ही बच्ची है, अतः मैं उसे अच्छे स्कूल में ही शिक्षा दिलवाऊंगी। वैसे भी तुम्हारा तो हर दूसरे तीसरे वर्ष स्थानांतरण हो जाता है, इससे उसकी पढ़ाई में व्यवधान आएगा। विनी, मेरे पिताजी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था और न ही मेरे पास है। कान खोल कर सुन लो, मैं इतना खर्च वहन नहीं कर सकता। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं या डाका डालूं? बोलो क्या करूं? जहाँ तक व्यवधान का प्रश्न है, मेरे जैसे अन्य अधिकारी भी हैं जिनके बच्चे बाहर नहीं, उनके साथ रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अनायासी विमल का स्वर तेज हो गया था। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने खर्चों में कटौती ही क्यों न करनी पड़े। जहाँ तक आज का प्रश्न है, क्या तुम नहीं जानते कि अतिरिक्त आय कैसे प्राप्त की जाती है? विनीता ने फिर व्यंग्य से कहा, जो तुम चाहती हो वह कभी नहीं हो सकता विनी। इतने वर्षों पश्चात तो मुझे समझने की कोशिश करो। प्रत्येक इंसान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं। उन पर चलना वह अपना कर्तव्य समझता है। मेरा भी सिर्फ एक आदर्श है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई। उसी में जीवन का सुख निहित है। चाहे मेहनत और ईमानदारी की कमाई में हम अपने बच्चों की उचित परवरिश न कर पाए। बच्चों की उचित परवरिश अगर सिर्फ पैसों से ही की जा सकती है तो यह तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम आकलन करो तो पाओगी कि पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ते ही हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनकी प्रत्येक इच्छाएं और अभिलाषाएं पैसों के द्वारा पूर्ण हो जाएगी। अतः वे परिश्रम से जी चुराने लगते हैं। यदि देव योग से कभी विपरीत परिस्थितियों का दोस्तों पति पत्नी की झगड़ों से क्या आगे हुआ कहानी सुनेंगे दूसरे भाग में। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।